आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे बीच में आपकी इतनी सारी उपाधियां हैं कि मैं कहां से शुरू करूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके जनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी का हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। और जो आरोप पत्र और जो मुद्दे हम लोग लगातार उठा रहे हैं, उसमें से आप आज एक बड़ा अहम मुद्दा बेरोजगारी, युवाओं और महिलाओं का है। और इस मंच से सर उसका अनावरण करेंगे और उसके बाद उस पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद, अपना ओपनिंग वक्तव्य देने के बाद आप लोगों के थोड़े से सवाल लेंगे। मेरी बस एक गुजारिश है, थोड़ी सी अगर अनुशासन हम लोग यहाँ पे कर लें तो क्लियरली सबको सुनाई देगा। सर इसका अनावरण कर लेते हैं और फिर धन्यवाद। सर आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर अगर अपना ओपनिंग वक्तव्य दे दें, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी। मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण और लखनऊ के सभी हमारे पत्रकार भाइयों और बहनों, काफी समय बाद मुझे लखनऊ में पत्रकार वार्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लगभग 10 साल बाद। उस समय मैं यहाँ उत्तर प्रदेश का प्रभारी था और आपसे निरंतर चर्चा होती रहती थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2012 में लगभग सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और इस बार भी प्रियंका जी के नेतृत्व में लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, यहाँ के पार्टी के सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने ये निर्णय किया। साथ में प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के संगठन को जीवित करने में जो प्रयास किया है, वाकई में अद्भुत है। और यदि कोविड के 2 साल नहीं निकलते तो और भी बहुत कुछ वो कर सकती थी। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जितने भी मुद्दे कभी आए उत्तर प्रदेश में, जमीन पर केवल कांग्रेस पार्टी ही नजर आई। चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, बलात्कार हो, किसानों के मसले हो, हर विषय पर प्रियंका जी सड़क पर नजर आई, राहुल जी भी सड़क पर नजर आए और उन्होंने वाकई में एक नया मोड़ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मैं इसे मानता हूं, क्योंकि 1989 के बाद कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई और 1999 से लेकर 11 साल वो और 22 लगभग ये पिछले 30-32 साल में उत्तर प्रदेश में केवल जाति और धर्म के नाम पर ही पूरी सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। किसी भी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर वो ध्यान नहीं दिया जिन पर देने की आवश्यकता थी, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से जिनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। वही कारण है कि सबसे ज्यादा कुपोषण कहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा, सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं दिखेंगे तो यही मिलेंगे। साथ में पद खाली पड़े हुए हैं, इम्तिहान होते हैं, पेपर आउट हो जाता है,
और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आजकल जो है तो उसमें तो और भी ज्यादा धांधली होने लगी है। साथ में उन्होंने, प्रियंका जी ने, जो बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण उन्होंने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में 40% से ज्यादा, कम से कम 40% महिलाओं को वो टिकट देंगे। और उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से अपना घोषणा पत्र भी तैयार किया। अभी तक 373 सीटें जो डिक्लेयर हुई हैं उनमें से 155 पर महिलाओं को डिक्लेयर किया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। एक नया उन्होंने महिलाओं के लिए और विशेषकर लड़कियों की, और जो उनका नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये पूरे देश भर में ये एक नई हवा उन्होंने पैदा की है। और बुनियादी तौर पर वे न धर्म की बात करती हैं, न जाति की बात करते हैं। वे बात करती हैं रोजगार की, महंगाई की, गिरते हुए शिक्षा के स्तर की, गिरते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की, गवर्नेंस की, जिसकी बात ना तो भाजपा करती, ना बीएसपी करती, ना सपा करती। एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने जो चुनौती अपने हाथ में ली है वे वाकई में बधाई के पात्र हैं। आज हम लोगों ने रोजगार को लेकर ये बुकलेट आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसमें काफी विस्तार से ये रिसर्च किया गया है, जिसमें मैं बधाई देता हूं। यदि आप देखेंगे तो 2014 से 2017 तक, तो 2022 तक केंद्र में मोदी जी की सरकार रही और 2017 से डबल इंजन, तथाकथित डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन में कितना लाभ हुआ उत्तर प्रदेश का मैं नहीं जानता, लेकिन डबल इंजन यदि एक पटरी पर साथ साथ चले, एक तरफ मुंह करके, तो लाभ होगा। लेकिन जैसी खबरें आती हैं कि एक इंजन उत्तर खींचता है तो दूसरा इंजन दक्षिण खींचता है, और एक दूसरे के वे कॉम्पिटिटर के रूप में भी कई नेशनली देखे जाते हैं कि एक्सट्रीम राइट विंग का नेता कौन है, क्या मोदी जी हैं या बाबा जी हैं। तो इसलिए डबल इंजन का फायदा वहीं होता है जहां की यूनिडायरेक्शनल डबल इंजन चले। यूनिडायरेक्शनल चले भी तो यूपी को कितना लाभ हुआ ये तो आंकड़े साबित करते हैं। अब यही देख लीजिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 5 to 5.2% नेशनली रही है, लेकिन नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है तो नोटबंदी से हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि 50 दिन में अगर मैं समस्या का हल ना करूं तो मैं चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊं। 50 दिन पूरे हुए लेकिन चौराहा हम नहीं ढूंढ पाएंगे कहां उनको खड़ा किया जाए या उनको कहां लाने के लिए एसपीजी से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए। और उन 50 दिनों की बात छोड़ दीजिए, लगभग 2 साल तक उसका असर रहा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, आपको याद दिलाता हूं, जो स्पीच दी थी कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है और इससे 2% जीडीपी गिरावट आएगी। और वाकई स्कैम था, क्योंकि ऐसे कई प्रमाण सामने आए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के पूर्व विधायक डॉक्टर हितेन ओझा जी ने पत्र लिखकर मोदी जी को कहा था कि अमित शाह जी के कई लोग
1 करोड़ पुराने नोट लेकर 67.5 लाख रुपए के नोट वापस कर रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ पर 32.5% का कमीशन लिया जा रहा है। मैंने नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर यतीन ओझा जो कि भाजपा के विधायक रह चुके हैं, जिसका उत्तर मोदी जी ने नहीं दिया। एमएसएमई, हजारों एमएसएमई जो है वे बंद हो गए और लगभग 30 लाख लोग बेरोजगार हुए। जहां एक तरफ मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ का मैं रोजगार दूंगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि रोजगार 2016 के बाद रोजगार गिरते चला गया और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। यही बेरोजगारी जो है प्रतिशत 6.2 पहुंच गया था कोविड आने के पहले। तो ये बहाना नहीं होना चाहिए कि कोविड की वजह से बेरोजगारी बढ़ी। ये अपने आप में प्रमाणित इस हमारे पैम्फलेट से ये बात सामने आती है कि 2017-18 में और 2019 में ये बढ़कर 6.3 हो गया था, 6.1 का इन्होंने बताया है। इसी के साथ साथ जहां एमएसएमईज जो कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग इस देश में अधिकांश एम्प्लॉयमेंट अगर कोई देता है तो एमएसएमई सेक्टर देता है, कोई बड़े उद्योग नहीं देते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर रोजगार नहीं देता है, लेकिन उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। यह भी है कि जो महिलाओं का जो रोजगार था उसमें भी भारी कमी आई है। जो 2005 में 26% हुआ करता था, 2020 में घटकर 15.5% रह गया। यही नहीं है, आगे चल के अब देखेंगे कि कोविड में जिस प्रकार से मोदी जी ने हैंडल किया वो आपके सामने है। राहुल जी ने फरवरी के पहले हफ्ते में ही कह दिया था कि कोविड आ रहा है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुनामी होगा। लेकिन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पार्लियामेंट में 13 मार्च 2020 में ये बयान दिया कि हमें कोई खतरा नहीं है, हम पूरी तैयारी में हैं। और 6 दिन बाद मोदी जी ने कहा कि कोविड आ रहा है। पहले कहा ताली बजाओ, फिर थाली बजाओ, फिर मोमबत्ती जलाओ, फिर टेलीफोन के मोबाइल फोन का ऑफ करके रात को बत्ती जलाओ। एक मजाक बन गए थे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सरकार अपने कोविड से छुटकारा पाने के लिए। सिंगापुर जैसे छोटे से सिटी स्टेट में कंप्लीट लॉकडाउन के लिए 7 दिन की वार्निंग दी गई थी, 7 डेज। और भारत जैसे देश में 130 करोड़ की जहां जनता हो, वहां 4 घंटे में कंप्लीट लॉकडाउन। छात्र, यात्री, टूरिस्ट सब फंस गए। छात्रों को तो और ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी माइग्रेंट लेबरर को हुआ, प्रवासी मजदूरों का हुआ। किस प्रकार पूरे प्रवासी मजदूरों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की, किसी ने साइकिल से की, लड़कियों ने साइकिल बिठा के अपने पिता को गांव तक, दिल्ली से झारखंड तक ले गए। और उसमें दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग लॉकडाउन और नोटबंदी से 14 करोड़ लोगों को लोग बेरोजगार कर दिए गए। जिस महात्मा गांधी नरेगा का नरेंद्र मोदी जी विरोध करते थे, कहते थे कि ये हम इसको कायम इसलिए रखना चाहते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी का मॉन्यूमेंटल ब्लंडर का उदाहरण हम रखना चाहते हैं।
वही महात्मा गांधी नरेगा ने उन प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में जाकर रोजगार दिया, जिसकी वजह से उनका परिवार चलता रहा। ये भी अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स खाली पड़े हुए हैं, बैकलॉग भरे नहीं जा रहे हैं, एससी एसटी के पद भरे नहीं जा रहे हैं, ओबीसी के पद भरे नहीं जा रहे हैं, नौकरियों की वांट्स निकलती हैं। अभी रेलवे की भर्ती के वांट्स निकले, कुछ हजार पद थे, उसमें करोड़ों लोगों का उसमें एप्लीकेशन आई, पेपर आउट हो गया। इस तरह से आज पूरे देश में सरकारी नौकरियां राज्य की और केंद्र की जोड़ ली जाएं तो 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, जिनकी की भर्ती नहीं हो पा रही है इन प्रकार से। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई जो बंद हो गई, उसकी वजह से लगभग 50% पद खाली पड़े हुए हैं, लोग वहां पे काम नहीं मिल रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो गई है। इसी तरह से भाजपा के शासित राज्यों में तो और बुरी हालत है। शिक्षा की जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो नई एजुकेशन पॉलिसी पर भी अलग से चर्चा की जाना चाहिए। हमेशा जो कोई पॉलिसी आती है तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज तक नई एजुकेशन पॉलिसी के लाए, मुझे याद है मैं मेंबर पार्लियामेंट था जब राजीव गांधी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 1985-86 में, तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी, लेकिन आज तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मोदी जी ने कोई चर्चा न पार्लियामेंट में कराई, न राज्यों में चर्चा कराई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बात आई है कि एजुकेशन सेस केंद्र सरकार वसूल कर रही है, और ये एजुकेशन सेस का कलेक्शन 2014 से लेकर 19 तक 49,101 रुपीज है करोड़, 49,101 करोड़ रुपए का उपयोग ही नहीं हुआ, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है आप देख सकते हैं क्या हालात है। इसी तरह से 19-20 में एक करीब 59,000 करोड़ का एजुकेशन सेस इकट्ठा किया गया, लेकिन खर्च नहीं हुआ। इस तरह से एजुकेशन सेस 1,08,000 करोड़ कहां गया, उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। इसी तरह से सरकारी स्कूलों के पद खाली पड़े हुए हैं, सब्जेक्ट कुछ है, पढ़ा कोई दूसरा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की भी उन्होंने बजट काट दिया, जो कि 2020-21 में 2,200 करोड़ हुआ करता था। इस नए बजट 2021-22 के बजट में 2,200 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ कर दिया। ये प्राथमिकता है मोदी जी की सरकार की शिक्षा के मामले में। इसी तरह से आप देखेंगे कि नौकरी मांगने लोग जाते हैं और किस कदर की पिटाई यहां इलाहाबाद के छात्रों के साथ की गई, कोचिंग क्लासेस के अंदर जो लोग नौकरी मांगने गए थे रेलवेज में, तो पूरे तरीके से दमन का रास्ता अपनाते हुए ये हुआ है। अब शिक्षा के क्षेत्र में और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, वहां क्वालिफिकेशन केवल एक देखी जाती है कि चाहे पढ़ा लिखा ना हो लेकिन आरएसएस का होना चाहिए। ये ऐसे कई प्रमाण हमारे पास हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर ऐसे व्यक्ति को पद दिया गया है जिसका कि कोई रिसर्च पेपर्स उनके नाम से मौजूद ही नहीं है। तो कई संस्थाओं में केवल आरएसएस की क्वालिफिकेशन देखी जाती है।
ऑनलाइन के अंदर 2 साल से ऑनलाइन की शिक्षा हो रही है। अब ऑनलाइन के लिए इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां इंटरनेट नहीं है और जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो गरीब तबका तो इससे उसके लिए तो 2 साल तो अनपढ़ रहकर ही इसमें उन्होंने समय काटा है। इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो महिलाओं पर अत्याचार जिस प्रकार से बढ़ा है, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, केवल कांग्रेस पार्टी ही आगे आकर इन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। और साथियों, जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता से भाजपा की नीतियां बनती हैं। और यदि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो महिलाओं के बारे में जो उनके बयान है, बाबा जी का बयान, यदि महिलाओं में पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो वो राक्षस बन जाती हैं। ये आदित्यनाथ जी का बयान है। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं, नाथ संप्रदाय से हम लोगों का भी, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि जहां वो जाते हैं मेरा पुराना रिश्ता है, मेरा परिवार का वाकई में हमारे एक पूर्वज नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे। तो जब भी मैं गोरखपुर गया हूं, गोरखनाथ मठ में जरूर गया हूं, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने जो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण पेश किया था, वो सामाजिक समरसता के सारे जो मुद्दे थे उन्होंने भुलाकर केवल 80-20 की बात करते हैं। हर बात में हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, चाचा जान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और नारियों के बारे में जो अपमानजनक उन्होंने जो बातें कही हैं उसकी हम निंदा करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, यदि कोई लड़की शिष्ट कपड़े पहनती है तो लड़के तो उसे गलत नजर से नहीं देखते। यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आप नंगे घूमना शुरू क्यों नहीं कर देते? क्या ये किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिलाओं के प्रति इस प्रकार का बयान देना शोभा देता है? गलती इनकी नहीं है, गलती विचारधारा की है। मोहन भागवत जी, ये मनुस्मृति से ही भारतीय संविधान का संचालन कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया, भारतीय संविधान को जलाया, तिरंगे को जलाया। और ये मोहन भागवत जी का बयान है, विवाह एक सामाजिक अनुबंध है, इसके तहत पति और पत्नी के बीच एक सौदा होता है। यदि लोग इस विवाह संबंध कह सकते हैं, बात यह है कि न आदित्यनाथ जी ने शादी की, न मोहन भागवत जी ने शादी की, और मोदी जी ने करके छोड़ दिया, तो इसको परिवार चलाने के मामले में इनका कोई अनुभव ज्यादा नहीं है। और महिलाओं के प्रति जो अपमानजनक इनका जो वो है, वो मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का एक अंग है। साथियों, मैं अपनी बात कह चुका हूं, अब जो भी आप प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो सवाल हो, सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर सीमित रहने की कृपा करें। सवाल पहले प्लीज सुओ मोटो पूछ लें और अपना परिचय भी देते जाएं किससे संबंध। ये बातें जो हैं, यहाँ के जो प्रभारी हैं
प्रियंका जी और यहाँ के जिला हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो आपको उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। हमारे यहाँ प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदैव युवकों को ही मौका दिया है। मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूं। मैं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन गया था। अजय कुमार लालू जी भी कम उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव युवकों को अवसर दिया है। वन बाय वन रोटेशन। ये तो प्रमाणित है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम करती है। अब उन्होंने किसको टिकट दिया, क्यों दिया, ये तो वो जाने, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा के जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ उन पर रेड होती है, और उसके बाद जिन पर रेड हुई अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो सारे केस खत्म कर दिए जाते हैं। तो ये केवल राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये न्यूज़ 18 से है जी। बात यह है कि मैं बात कर रहा हूं अर्थव्यवस्था की। चुनाव जीतने की बात एक पॉलिटिकल है। क्या जीडीपी नहीं गिरी नोटबंदी के बाद? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या नोट बदली में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या 1000 का नोट 700-800 रुपए में नहीं बिका? तो बात वही है, बात यही है। इसको आप भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़िए, चुनाव के नतीजों के साथ मत जोड़िए। एक हो गया, आपका सवाल हो गया जी, बताइए। बात यही है कि पिछले 30 सालों में किसी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को छोड़कर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, इन मुद्दों को उत्तर प्रदेश में मुद्दे बना के चुनाव ही नहीं लड़े गए। इसीलिए मैं प्रियंका जी को बधाई देता हूं जो उन्होंने अब किसी बुनियादी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस मैदान में उतरी है। पत्रकार साथियों, आपसे एक अनुरोध है। ये आज एक बहुत विशिष्ट मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बेरोजगारी के मुद्दे पर। आप लोग जो चुनावी टिकट ये सब है, इसके लिए बाहर बाइट ले लीजिएगा। हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि आज मुद्दे पर बात करें यहाँ पर, प्लीज। बिल्कुल ऐसा है कि आज तक केंद्र सरकार ने कोई और राज्य सरकारों ने कई आंकड़े तैयार नहीं किए, और उसी की वजह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर प्रावधान है कि पीड़ित परिवारों को, किसी परिवार का व्यक्ति देहांत होती है तो उसको 4 लाख का मुआवजा मिलेगा, ये एक्ट में है। इस एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन हुआ, केंद्र सरकार का 4 लाख अनुदान दिया जाएगा, और 7 घंटे के अंदर वो विड्रॉ कर लिया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 4 लाख छोड़ दीजिए, 50,000 जो उन्होंने तय किया वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है।
यही हमारी हमेशा शिकायत रही है। केवल 3 राज्यों का भी सर्वे हुआ, उन तीनों राज्यों में जो रिकॉर्ड था उससे 4 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु होना पाया गया। देखिए, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पे SC ST के बैकलॉग भरने की प्रक्रिया चली है, नौकरियां भी मिली हैं। बाकी बेरोजगारी समस्या सभी प्रांतों में है, लेकिन पद भरने की प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखते हुए प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान के कुछ लोग आए होंगे यहां पर धरना देने के लिए, लेकिन फिर भी यदि आप किसी भी कांग्रेस शासित राज्य की तुलना भाजपा शासित राज्यों से करें तो रिकॉर्ड, अभी मैं कल छत्तीसगढ़ से ही आया हूं, वहां पे मैं 7 साल तक वहां का मुख्यमंत्री भी रहा, तो वहां पर जिस तरह से बुनियादी तौर पर लोगों को रोजगार दिया गया है वो अपने आप में एक अन्य प्रांतों से कहीं बेहतर है। और सर, अगर मैं आपकी अनुमति से एक लाइन ऐड करना चाहूं, जिन बेरोजगारों का आप जिक्र कर रहे हैं जो प्रियंका जी से यहाँ मिलने आए थे, उनसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संवाद किया, उन पर NSA लगाने की और पिटवाने की कार्रवाई नहीं करी जो उत्तर प्रदेश में हुई। तो हमारे इसमें जो घोषणा पत्र है उसमें सारा दिया गया है। आप देख लीजिए, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई। विशेषकर 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब। और कोरोना के अंदर तो जहां गरीबी बढ़ी है, यूपीए सरकार में लगभग 22 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर निकले थे, लेकिन भाजपा के 8 सालों के अंदर लगभग 19 से 20 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के अंदर चले गए। तो आज विश्व के 5 बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी में, जहां भारत भी शामिल है, सबसे ज्यादा अमीर गरीब में कहीं फर्क है तो भारत में है। क्योंकि जैसा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि केवल 10% लोगों के पास 50% से ज्यादा संपत्ति इस देश की उनके पास पहुंच चुकी है। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि हम काम कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक कारण है, क्योंकि निजीकरण से सबसे ज्यादा नुकसान कहीं होगा तो SC ST के और OBC का जो रिजर्वेशन है, महिलाओं का जो आरक्षण है, और जो अपर कास्ट के जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो गरीब परिवार हैं 10%, उनको सबका आरक्षण इसमें समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम उसका विरोध भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब